आप ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, लेकिन इसके ठीक उल्टा बीजेपी तो ये कहती है कि बघेल सरकार ने तो गरीबों के घर छीन लिए। और एग्जाम्पल के तौर पे वो ये कहती है कि बीजेपी के समय में जो गरीब तबकों के लिए कॉलोनाइजर्स थे, उनके लिए 5% अलग से हिस्सा रखा जाता था, लेकिन 15% बल्कि 15% लैंड पोर्शन छोड़ना होता था। लेकिन जब से भूपेश बघेल सरकार आई है तो उन्होंने पूरा का पूरा ठेका कॉलोनाइजर्स को दे दिया है, बिल्डर्स के हाथ में दे दिया है। अब वो तय करते हैं कि गरीबों को जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उनके आवास बनेंगे या नहीं बनेंगे। पीएम आवास योजना के तहत भी वो कहते हैं कि गरीबों को तो लाभ मिल ही नहीं रहा है। अब मैं आपसे, शायद राहुल जी की वो घोषणा आपने नहीं सुनी, हमने, राज्य ने, केंद्र से तो हमें कुछ मिलता नहीं, राज्य ने करीब 17 लाख आवास बना के गरीबों को देने के लिए कहा। ये हमारा है। अब 17 लाख आवास ना दिखाई पड़े और कहते हैं गरीबों की सर से हमने छत हटाई है, तो इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। मैं तो चुनौती कह रहा हूं, 17 लाख छत्तीसगढ़ आवास न्यास नाम की योजना में हमारा कमिटमेंट। तो अब छीना की दिया, ये सामने है। मैं फिर कहता हूं, आप अपने 15 साल को एक तरफ तराजू उठाइए, 15 साल भाजपा सरकार की उपलब्धियों को रख दीजिए और 5 साल बघेल सरकार को रख दीजिए, बहुत भारी होगा हमारा पलड़ा, ये दावा है हमारा। हम थोड़ा सा कास्ट सेंसस पर भी आते हैं, क्योंकि चाहे प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ आए, चाहे कल राहुल गांधी को हम सुन रहे थे, बार बार जातिगत जनगणना की बात होती है। पहले तो मैं इस पर आपकी भी राय जानना चाहती हूं कि जातिगत जनगणना क्यों जरूरी है। राहुल जी की भाषा में कहूं तो इससे एक्सरे हो जाएगा, किसका कितनी जनसंख्या है। भारत के जो संसाधन है, भारत माता के जो संसाधन है, उनमें बटेगा, सबका ख्याल रखा जाए। हम लेना कुछ नहीं चाहते, ये मैं गलतफहमी दूर कर दूं, किसी का हिस्सा कम करना चाहते हैं, पर जो पिछड़े हुए हैं उनकी अलग गणना होनी चाहिए और गणना के अनुसार उनकी निश्चित रूप से उनकी जो कमियां हैं, जो उनमें पिछड़ापन है, जो है उसे दूर करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और इसे करेंगे, इस सरकार का वादा है। लेकिन सर, ये तो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस से भी किया जा सकता है। सोशल सिचुएशन क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। अगर बघेल सरकार की बात करें तो विधानसभा में तो उन्होंने भी सर्वे का पूरा आंकड़ा रखा, तो फिर कास्ट सेंसस क्यों? कास्ट सेंसस बदलती रहती, रेशियो बदलता रहता है। आज अगर हम ये कह रहे हैं कि आज जो भारत के सामने चुनौतियां हैं, इस देश के सामने चुनौतियां हैं, तो आज एक बार जनगणना हो जाए, एक बार कास्ट बेसिस सेंसस हो जाए, इसमें इतना ज्यादा मोदी जी को आपत्ति क्या है? इसमें शिकायत क्यों है उनको? वो डर क्यों रहे हैं? तो मैं तो बहुत साफ कहना चाहता हूं कि मैं पक्षधर था, पक्षधर हूं, और जब तक नहीं हो जाएगा हमारी आवाज उठती रहेगी और जहां जहां हमारी सरकार है हम वहां करेंगे। तब तो फिर सवाल ये आएगा कि 2011 में भी तो किया था, उसके आंकड़े क्यों नहीं पेश किए गए? जो हमने उस समय जनगणना का कहा था हुआ, और सामने हमने वादा किया है कि आज जब से ये बात आई है देश में, हम करेंगे और करने में हम वचनबद्ध हैं। आज भी कह रहे हैं कि हम पूरा करेंगे उसे। मैं ये सवाल सिर्फ एक चैनल की न्यूज एंकर के तौर पर नहीं, पॉलिटिक्स के विद्यार्थी के तौर पर भी आपसे समझना चाहती हूँ। देखिए, आपका इतना लंबा राजनीतिक करियर है, 44 साल, आपने परिवर्तन होते हुए देखा है राजनीति में। आप जैसे पढ़े लिखे नेता, आप हों, शशि थरूर हों, चिदम्बरम हो, मैं बीजेपी की भी बात कर लूं, निर्मला सीतारमण है, जयशंकर है, अश्विनी वैष्णव है, एक लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की। आप लोगों को तो ऐसी जमीन एक तैयार करनी चाहिए जिससे आने वाली भावी पीढ़ी जो राजनीति करती है वो जातीय भेद में ना पड़ के बल्कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स के बारे में बात करे, सोशल स्टेटस के बारे में बात करे। जाति की बात क्यों हो कि कोई मिश्रा हो या कोई तिवारी हो, कोई जोशी हो या मोदी हो, बघेल हो, इसकी क्या जरूरत है राजनीति में? सामने लोग बैठे हैं, अगर
इसी तरह देश आपके सामने बैठा है। भारत माता किस किस को मिला के कितने उससे बनी है, ये जानना क्या कोई भी गलत होगा? हमें ये तो पता लगे कि किस जाति का कौन कितना पिछड़ा रह गया। और हम अगर संपूर्ण भारत की बात, मैं संपूर्ण भारत की कर रहा हूं, अगर उसे आगे बढ़ाना है तो जो पीछे छूट रहा है उसे सहारा देना पड़ेगा। भारत बढ़े आगे, कुछ लोग आगे न बढ़े। अब जैसे आज हो रहा है मोदी सरकार में 14 लोगों के घरानों में देश की 70% संपत्ति सिमट कर रह गई और बाकी लोग जो हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। गरीबी रेखा के नीचे 22% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। और जबकि या तो ये होता है ना कि इंडेक्स नीचे जाने लगे तो बदल दो, मोदी सरकार में ही बदला गया, फिर बदला गया, उसके बाद भी 22% लोग नीचे आए। तो ये नहीं अगर हम जानेंगे कि कितने प्रतिशत लोग आगे बढ़े, कितने पीछे आए, कितने गरीबी के ऊपर गए, तो हम देश के भविष्य का संसाधन के अनुसार से सपना कैसे देखेंगे, उसे पूरा कैसे करेंगे? आपकी बात ये सही हो सकती है, तो फिर कांग्रेस ने ये नारा क्यों दिया था, न जात पे न पात पे मुहर लगेगी हाथ पे? या तो तब वो नारा गलत था या फिर आज राजनीति हो रही है? अगर आप उसे चुनाव के दृष्टिकोण से जोड़ देंगी तो सही होगा। पर जिस तरह भारत तोड़ा जा रहा है आज धर्म के नाम पर, अब मैं इसे जितना कहेंगे उतना विस्तार में जाऊंगा। चुनाव की आचार संहिता लागू है। जब सरकार आमादा हो कि देश को बांटे, तो उस समय हमारा नारा कल भी प्रासंगिक था, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। माफ कीजिएगा, मैंने इस्तेमाल कर लिया आपके मंच को हाथ के लिए, पर नारा पूरा पढ़ दिया मैंने। तो हम जाति धर्म के आधार पर राजनीति हो इसके पक्षधर नहीं है। और ये जो हम बात करते हैं सामाजिक जनगणना की, तो वो चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, भारत देश के लिए करते हैं, यही फर्क है। हम